आदरणीय परशुराम वाडेकर जी, आदरणीय सुनीता वाडेकर जी, चंद्रकांता कामरे जी, आनंद छाचड़ जी, यहाँ परम पूजनीय हमारे बनतेगण, भिक्षु भिक्षुणीगण और समाज में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, बहुत लंबा बोलना नहीं है मुझे, एक पारिवारिक बैठक जैसे ही है तो इसलिए दो चार बातें मैं ज़रूर कहूँगा। पुणे में तो मैं बहुत बार आए हैं और कई कार्यक्रम किए हैं। यहाँ खेल के जगत में कई काम हुए। मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते समय बहुत काम किए हैं पुणे के लिए, महाराष्ट्र के लिए भी बहुत किए हैं। और मैं जब आयुष मंत्री के रूप में भी आए, यहाँ मेडिकल का काम, आयुर्वेदिक का काम, ये सब देखने के लिए भी मैं आए थे। मैं जब पहले होम मिनिस्ट्री में थे तब भी कई कार्यक्रम हुए हैं। और मैं अर्थ साइंस मंत्री थे तब यहाँ बहुत बड़ा केंद्र है पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा मौसम विभाग का सबसे बड़ा केंद्र देश में वो पुणे में है। उसके संबंध में भी मैं यहाँ आए और जब मैं कानून मंत्री थे तब भी आए। पुणे एक तरीके से बहुत बड़ा केंद्र है शिक्षा का भी, तो यहाँ इंटरनेशनल समिट सेमिनार कई हुए हैं, उसके लिए मैं आए हैं। और पुणे के अंदर में बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से जुड़े हुए संस्थाएं भी हैं। आज मैं सुबह से आपके बीच में हूँ और धम्मचक्र परिवर्तन का जो केंद्र वहाँ महाबौद्ध विहार बनाया, वहाँ भी जाके आया और यहाँ छोटा सा बहुत खूबसूरत बुद्ध भगवान का प्रतिमा लगाया, दर्शन करके आशीर्वाद लिया बाबा साहब के चरणों में। आज फूल माला चढ़ाने का मौका मिला और कई कार्यकर्ता आज मुझे काफ़ी कागज़ भी दिए हैं, कई डिमांड भी किए हैं, विचार भी रखे हैं। मैं सबका बात सुना है, ध्यान से नोट भी किया है। यहाँ महाराष्ट्र के अंदर में हमारे जितने भी एससी एसटी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय से जो आते हैं, उन सबको मैंने कई बार मिला है और अपना संदेश भी मैंने दिया है। मेरे लिए ये पहली बार इस मंत्रालय में काम करने का मौका मिला तो मैंने कई संदेश भी दिया है। हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, ईसाई, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं। 6 समुदाय हैं। हमेशा हमारे जो 6 समुदाय का बीच में अल्पसंख्यक मंत्री, जो माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री होते हैं, वो हमेशा एक मुसलमान ही हमेशा होते हैं, क्योंकि मुसलमानों का संख्या बहुत बड़ा है। इसलिए जो भी मंत्री बनते हैं माइनॉरिटी अफेयर्स, वो एक मुसलमान ही बनते हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक बौद्ध को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा काम करेंगे, तो मैंने कुछ बहुत ही राजनीतिक फैसला लिया है। एक तरीके से मैंने हिम्मत से काम लिया है। मैंने कहा, पहले दिन जब मैं अल्पसंख्यक मंत्रालय का पदभार संभाला, पहले दिन मैंने कहा कि कांग्रेस ने माइनॉरिटी अफेयर्स को मुस्लिम अफेयर्स मंत्रालय बना के रखा है, उसको मैं बदल करके अब पूरे 6 समुदाय के लिए बराबर काम करने वाला ये माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री होगा। और मुसलमानों को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए।
मैंने कहा उस समय कि कांग्रेस ने कहा कि मुसलमान जितने भी वो कांग्रेस को वोट देते हैं और मुसलमानों को वोट बैंक बना करके एक राजनीतिक काम किए हैं। तो हमने कहा कि मुसलमानों को वोट बैंक तो बनाया, लेकिन मुसलमानों में भी कितना लाखों करोड़ों गरीब लोग हैं अभी भी, तो वो क्यों ख़त्म नहीं हुआ? अगर 70 साल मुसलमानों ने भर भर के कांग्रेस को वोट दिया है, तो फिर मुसलमानों का उत्थान क्यों नहीं हुआ? इतना गरीब क्यों है? इसलिए मुसलमानों को भी मैंने कहा कि कोई लगातार बेवकूफ़ बनते रहने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जो सरकार हमारे लिए काम करेगा उस सरकार को साथ देना चाहिए। हम भी अगर काम नहीं करेंगे, मेरे समाज के लोग भी हमारा पार्टी को वोट नहीं देना है अगर काम नहीं किया तो। ये लोकतंत्र है, काम करना पड़ेगा सरकार में। काम नहीं करेगा, फ्री में बार बार वोट मिलेगा, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। हम तो सीधा सीधा साफ शब्दों में हम कहते हैं, काम करेगा समर्थन मिलेगा, काम नहीं करेगा तो समर्थन नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से हमारे जो विशेष करके मैं महाराष्ट्र में कहना चाहता हूँ, हमारा बौद्ध समाज के लोग और जो SC ST कम्युनिटी के लोग, थोड़ा सा जागरूक होने का समय है। अब दूसरे लोग तो कहेंगे नहीं, दूसरे का जाति लोग हमको बेवकूफ़ कहेंगे तो हम तो आंदोलन खड़ा कर देंगे कि हमको ये लोग बेवकूफ़ कहते हैं। मैं अपने आप को बेवकूफ़ कहूँगा तो फिर कौन नाराज होगा? हम अपने आप को तो कह सकते हैं। इसलिए मैं हिम्मत से अपने लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग हजारों साल तक दूसरे के नीचे में दबा के बैठा है। हमारे आदिवासी गांव में जाकर के लोग खाना खाने में भी वो गिन करते हैं, कहते हैं कि आदिवासी लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं जंगल में। हमारे यहाँ के जो परंपरा है उसको लोग सोचते हैं कि ये बहुत पिछड़े लोग हैं। दलित समाज के लोग हजारों साल तक हम लोग दूसरे के नीचे में रहे हैं। हमारे ऊपर में जो अत्याचार हुए हैं वो कोई छुपाने का चीज़ नहीं है, ये तो हुए हैं। तो अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्म नहीं होते, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते, तो आज जो संविधान बने हैं वो संविधान नहीं बनते। वो संविधान तो बनते मगर उसका स्वरूप कुछ और होते। तो आज मैं केंद्र में मंत्री बना हूं, हमारे कई ST SC MPs हुए हैं। किसके वजह से हुए हैं? अगर हमको आरक्षण नहीं मिलता तो हम तो MP MLA तो छोड़ दीजिए, हमको तो घर में आने के लिए इजाजत भी नहीं देते। तो हमको सिर्फ MP MLA नहीं बनाया बल्कि हमको सम्मान भी दिया है, हमको पहचान दिया है, हमको इज्जत दिया है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वजह से हुआ है। हम कितने दूर हिमालय क्षेत्र से आए हैं, लेकिन बाबा साहब ने सिर्फ ये महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे जो दबे हुए कुचले हुए पिछड़े जाति के जितने लोग हैं भारत देश में, सबके लिए इतना बड़ा काम करके गया है। तो इसके बाद हम आज एक सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमको कोई बेवकूफ़ बनाएंगे और हम बेवकूफ़ बन जाएंगे तो ये तो बहुत गलत बात है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम लोगों को समझने का आवश्यकता है। हम 2014 में मंत्री बने पहली बार, हम तो विपक्ष में थे, ऑपोजिशन MP के रूप में हमने कितना हंगामा किया पार्लियामेंट में। हमने उस समय कांग्रेस सरकार को बार बार कहा कि बुद्ध जयंती, महापरिनिर्वाण और संबोधि प्राप्त का ये जो दिन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व के लिए सरकार की ओर से कुछ कदम उठाना चाहिए। 2007 में हमने बहुत बड़ा 2550वीं महापरिनिर्वाण का गत वर्ष मनाया। तब भी हमने उस समय के प्रधानमंत्री को, उस समय के सरकार को हमने कहा
क्योंकि मैं ऑपोजिशन के एमपी थे, मैंने अपना बात को रखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस समय बहुत हंगामा हुआ। हमने कहा कि 2600 साल से पहले बुद्ध भगवान ने इस धरती पे जन्म लिया और कदम रखा, इस धरती पे चले हैं। आज हर एक बौद्ध दुनिया के किसी भी कोने में, हर एक बौद्ध का एक इच्छा है, जीवन काल में एक बार भारत जरूर आना है, उस धरती को चूमना है जिस धरती में बुद्ध भगवान चले थे। ये भारतवर्ष की धरती बहुत पवित्र है। इस पवित्र भूमि में दुनिया का हर एक बौद्ध यहां आकर के कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ समय बिताना चाहते हैं। भारत सरकार की ओर से कुछ तो करना चाहिए। आज बौद्ध बिहार में जाइए, सारनाथ में जाइए, कुशीनगर में जाइए, आज काम चल रहा है। मैं जब सांसद बने वहां टॉयलेट तक नहीं बनाया। श्रीलंका से, बर्मा से, थाईलैंड से, वियतनाम से लोग आते हैं, वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि आपके सरकार वहां एक शौचालय तो क्यों नहीं बनाया, एक बौद्ध विहार क्यों नहीं बनाया। वो कहते थे जमीन दे दो हम बनाएंगे, और श्रीलंका वाला बनाते हैं, जापान वाला आके बनाते हैं, कोरिया वाला, आज चीन बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं बुद्ध धर्म के लिए। और हमारे देश का सरकार का कोई एक रोल नहीं। तो हमने कहा भारत सरकार की ओर से पहल करना चाहिए। ये हमारे लिए संजोग की बात है, खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, पहली बार भारत सरकार के नेतृत्व में बुद्ध जयंती का सेलिब्रेशन कमेटी बनाया, उसका अध्यक्ष मैं हूं। भारत सरकार के नेतृत्व में ऑफिशियली, आप सोचे 2600 साल के बाद देश का राज्य में जो चलाने वाला सरकार, उस समय राजा होते थे, आज के दिन में सरकार है, प्रजा द्वारा चुने गई सरकार। हमने भारत सरकार के नेतृत्व में और मेरे अध्यक्षता में बुद्ध जयंती सेलिब्रेशन को हमने भव्य तरीके से दिल्ली में स्टेडियम में हजारों की संख्या में हमने बुद्ध पूर्णिमा का वो अवसर को बहुत बड़ा उत्सव के रूप में हमने परिवर्तन किया। तब से आज तक लगातार, अब तो मैं अध्यक्ष नहीं हूं, जो भी संस्कृति मंत्रालय का मंत्री है उनके अध्यक्षता में मनाने का काम शुरू किया। तो मैं ये कहता हूं कि 70 साल तक भारत सरकार ने क्यों नहीं कर पाया, और बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा को सिर्फ संगठन पे छोड़ दिया। अरे संगठन तो हमेशा मनाते ही है, वो तो करेंगे, लेकिन भारत सरकार की ओर से क्या किया। इसलिए मैं पूरा बौद्ध समाज की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में यह काम शुरू हुआ। आपको मालूम है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही सितंबर के महीने में 2014 में यूनाइटेड नेशन, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, वहां जाके मोदी जी का भाषण, दुनिया के लिए सुनने लायक भाषण, संदेश उन्होंने दिया कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, और बुद्ध भगवान के संदेश को दुनिया तक ले जाकर के ये भी कहा कि कोई भी राष्ट्र आज मजबूत राष्ट्र दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं तो वो बुद्ध के रास्ते पे चलना होगा, नहीं तो ताकत से सर्वनाश कर देंगे। आपके हाथ में बड़ा बड़ा ताकत, बहुत बड़ा हथियार होगा, और आप बुद्ध का संदेश को नहीं समझेंगे तो आप सर्वनाश करेंगे दुनिया को। इसलिए मोदी जी ने कहा कि ताकतवर राष्ट्र बनना है मगर बुद्ध के रास्ते पे चलते हुए बनना चाहिए। ये बहुत बड़ा संदेश दिया है, और यूक्रेन, रशिया में भी जा करके मोदी जी ने बुद्ध का संदेश को दे करके आया है। और फिर 2014 में बड़ा निर्णय लिया मोदी जी ने, ये कहा कि संविधान बनाया, कितने साल हो गए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारा बीच में नहीं रहा, संविधान तो दे के गया है, लेकिन संविधान को आम आदमी कितना समझते हैं। तो मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गुजरात में संविधान यात्रा निकाला,
संविधान किताब को गाड़ी में लगा करके खुद पैदल चले। वो इसलिए किया कि आम आदमी सिर्फ संविधान किताब पकड़ने का नहीं, संविधान के अंदर में मूल भाव जो लिखा है उसको समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने घोषणा किया कि अब से हमेशा हमेशा के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भारत सरकार के नेतृत्व में मनाया जाएगा। और इस साल हमारा ये 75 साल का पूरा होने पर 26 नवंबर को सेंट्रल हॉल, जिसको हम संविधान सदन कहते हैं, बहुत भव्य कार्यक्रम मनाने का रूपरेखा तैयार कर लिया है। क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं, ये मेरा जिम्मेदारी है। और इस दिन हम किताब भी निकाल रहे हैं। संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो चर्चा हुई, आप लोग ने, कई लोगों ने सुना होगा और कई लोगों ने नहीं सुना होगा। ये अफसोस की बात है, कई चीजें दबा दिया गया है। 17 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर को वो भाषण, तब तक तो कोई ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं बनी, तब तक तो भारत आजाद भी नहीं हुए। 1946 17 दिसंबर में जब डिबेट हुए तो बाबा साहब ने कई बातें उस संविधान सभा में रखा था। और उसके बाद जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और बाबा साहब को चेयरमैन का रूप में सब लोग ने सर्वसम्मति से बनाया, और उसके बाद में जो कैबिनेट बनाया तो उसमें बाबा साहब का नाम नहीं, पहला कैबिनेट में। तो फिर सारे लोगों ने कहा, अंग्रेजों ने भी उसमें कहा और महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि जो पहला कैबिनेट, ये कोई चुनाव चुन करके कैबिनेट नहीं बन रहे हैं। पंडित नेहरू जरूर इसका प्रधानमंत्री बने हैं, मगर ये कैबिनेट सर्वसम्मति से बनना चाहिए। ये कैबिनेट किसी पार्टी का जागीर नहीं है, चुनाव से चुन के नहीं आया। तो सबका दबाव से फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कैबिनेट में लेना पड़ा, फिर इस देश का पहला कानून मंत्री बनाया। तो उसके बाद जो चर्चा हुई, जब संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान का रचना करने के लिए जब चर्चा चल रहे थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब के बीच में बहुत तीखी बहस हुई। तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा कि इस देश में आरक्षण हो नहीं सकता है, और नेहरू ने लिखा, कहा कि आरक्षण करेंगे, ये जो पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देंगे तो टैलेंटेड लोगों को अच्छा काम करने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने अंग्रेजी में जो लिखा है, इट विल किल द स्किल्स, टैलेंट खत्म हो जाएंगे, इसलिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतना जोर से आरक्षण का विरोध किया। आप समझ सकते हैं उस समय संविधान बना नहीं है, बनाने का चर्चा चल रही है। हम लोग तो इस दुनिया में आने का कोई सपना भी नहीं था। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरा, चाहे अंग्रेज के लोग हो चाहे हमारे भारतीय लोग हो, सब नेताओं को कन्विंस किया कि आज़ादी मिलने के बाद भी अगर हमारे वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो आज़ादी का कोई मतलब नहीं होगा। और सब ने मान करके आखिर SC ST कम्युनिटी के लोगों को आरक्षण देना पड़ा है। ये सारा जो बहस हुए हैं वो सामने में क्यों नहीं आया? आम लोगों को जानना चाहिए बाबा साहब अंबेडकर ने कितना मशक्कत करके ये संविधान जो हमारा हाथ में दिया है उसका रचना किया है। सिर्फ हमारा BR अंबेडकर जिंदाबाद लगाने से नहीं होगा, अंबेडकर जी का जो संघर्ष को भी समझना होगा। भविष्य का जो पीढ़ी है उनके लिए भी हमको ये काम करके जाना होगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ा अवसर है, जब मैं इस देश का संसदीय कार्य मंत्री हूं तो हमारा पार्लियामेंट सही से चलना चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कह के किया उसका स्पिरिट भाव को समझते हुए हमारा देश का संविधान और हमारे देश का पार्लियामेंट उसी हिसाब से हम आगे ले जाने के लिए पूरा सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। इसलिए संविधान दिवस का 75 साल पूरा हो गए, लेकिन मनाने का काम तो हम लोग 2015 से किए हैं।
बाकी लोग समझते हैं आगे से अलग अलग तरीके से मना क्या है, लेकिन भारत सरकार ने संविधान दिवस का घोषणा करके 2015 के साथ ये शुरुआत हुई। अब सुप्रीम कोर्ट, पूरा हाई कोर्ट, सारे देश के जुडिशरी में भी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार हम लोग ने ये फैसला किया कि 26 तारीख, और ये सिर्फ एक दिन नहीं, 75 साल का गठ वर्ष में गांव गांव गली गली तक हम लोग संविधान दिवस का ये पूरा कार्यक्रम को साल भर लेके जाएंगे। और ऐसा कार्यक्रम आज तक हमारा देश में कभी नहीं हुआ, ये मनाने का फैसला किया है। और प्रधानमंत्री जी का साथ पूरा चर्चा हो गई है, इसका संरचना किया गया है। और हमारा पार्लियामेंट ये विंटर सेशन 25 नवंबर से शुरू होगा और 26 को ये कार्यक्रम मनाएंगे। और देश के सरकारों के साथ बात करके, राज्य सरकारों से भी हम बात करके, और काम इसमें अलग अलग तरीक़ा से और रूपरेखा तैयारी हम कर रहे हैं। और साथ साथ में जैसे मैंने कहा कि हम एक रिजर्व कैटेगरी से आए हैं, हम सांसद बने हैं, लेकिन इतना बड़ा जिम्मेदारी मिलने के बाद हमारा कुछ दायित्व है, हम वो करने के लिए पूरा तैयार कर रहे हैं। आज हम महाराष्ट्र में आए हैं। हमने महाराष्ट्र के अंदर में जितने जो लेनी है, जो केव है, जहाँ बुद्ध का प्रतिमा लगाया है, बहुत लोगों को मालूम नहीं, सिर्फ अजंता को जानते हैं। अजंता लेनी के अलावा भी कई लेनी है और उसका विकसित करना आवश्यकता है। मैंने कल्चर मंत्री में जो हमारे दोस्त बैठे हैं, कल्चर मंत्री से मैंने बात किया और हमने कहा कि जितने लेनी यहाँ महाराष्ट्र के अंदर में है, वह हमारे जो बौद्ध के संरक्षण, बुद्ध धर्म के जो संरक्षक हैं, हमारा जो भंटे हैं, भिक्षु भिक्षुणियों को विशेष रूप से जितना लेडीज में जाने का स्पेशल परमिशन, स्पेशल उसको रोल देना चाहिए ताकि उसका पूजा हो सके, उसका अच्छा काम हो सके। और फिर जहाँ जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर चले हैं, जिस जिस जगह में कदम रखे हैं, वहाँ मैं खुद जाना चाहता हूँ ताकि उस जगह का विकसित कर सके। उन जगहों में कुछ ना कुछ बाबा साहब के नाम में हम काम करेंगे। क्योंकि मैंने अभी अभी हमारा वो जो दूसरे बौद्ध विहार में हमने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर 1951 में लॉ मिनिस्टर के रूप में इस्तीफा दिया। उसका 72 साल बाद, 72 ईयर्स बाद एक दूसरे बौद्ध को इस देश का कानून मंत्री बनाया। तो ये बीच में जो गैप है, इतना साल का गैप हुए हैं, और आज मैं एकमात्र मंत्री हूँ जो हमारा समुदाय से आते हैं, तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो यहाँ जितना बौद्ध विहार है उनके लिए एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी से बातचीत करके सबको, हर एक बौद्ध विहार को सीधा 10 लाख राशि सीधा पहुँचाने का वो फैसला तो कर चुके हैं, कई मिल भी चुके होंगे। हर एक जिले महाराष्ट्र में संविधान भवन बना करके, लाइब्रेरी हो या वहाँ खेल कूद का सामग्री कुछ भी हो, कई काम कर सकते हैं। उसमें बाबा साहब के नाम से संविधान भवन बनाने का फैसला कर चुके हैं। चुनाव के बाद इम्प्लीमेंटेशन काम शुरू हो जाएगा। उसका सारा पैसा का व्यवस्था मेरा मंत्रालय से देंगे और बाकी जो कमी रह जाएंगे वो महाराष्ट्र सरकार भी देंगे। मिला जुला हम ज्वाइंट, ये हमारा बौद्ध समाज के लिए और देश के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। बाबा साहब के नाम में हम हर एक जिले में संविधान भवन बनाएंगे। उसके अलावा जो मुंबई में आप लोग तो जाते होंगे, वहाँ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो भव्य मूर्ति बना रहे हैं, वो दुनिया का 3rd टॉलेस्ट स्टेचू होगा। इतना ऊंचा बाबा साहब का इंदू मिल में बना रहे हैं। किलोमीटर किलोमीटर दूर से देखेंगे बाबा साहब संविधान पकड़े हुए हाथ में, हाथ उंगली दिखाते हुए वो तस्वीर, वो मूर्ति पूरा दुनिया देखेगा। ये कभी भी किसी ने सोचा नहीं है। तो हमारा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संविधान दिवस भी किसी ने नहीं मनाया, हमने मनाना शुरू किया और बाबा साहब का इतना बड़ा मूर्ति भी हम ही लगाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हमारा इस बुद्ध का धरती में
बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान इंसान इस देश में जन्म हुआ है, ये हम बताना चाहते हैं दुनिया को। इसलिए हमारे समाज के लोग, आज हम लोग पूरा समझदारी से काम लेना होगा। मैं तो लोकसभा चुनाव में व्यस्त थे, मुझे किसी ने बताया कि ये महाराष्ट्र के अंदर में हमारे समाज के लोग वो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने से संविधान बदल देंगे। पहले तो मैं विश्वास नहीं हुआ, ये चीज कोई विश्वास करने वाला बात है क्या? बाबा साहब चले गए, इतने साल हो गए हैं। मैं तो राजनीति में काफी साल पहले सक्रिय हो गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, खुद को भारत रत्न अवार्ड दे दिया और संयोजित तरीके से बाबा साहब का नाम को धीरे 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 पूरा खत्म कर दिया। और 1989 का चुनाव में राजीव गांधी सरकार को हराने के बाद नेशनल फ्रंट का सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन से। तब 1990 में बोधिसत्व बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। मैं ये हमेशा कहता था, इस देश में आजादी के बाद अगर किसी एक महान इंसान को भारत रत्न देना है तो सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिलना चाहिए था। वो कांग्रेस को हटाने के बाद तब ये अवार्ड दिया है। 42nd अमेंडमेंट में आपने देखा होगा, जो ओरिजिनल्स, जो हमारा प्रियम्बल है, ओरिजिनल प्रियम्बल बाबा साहब ने जो बनाया, इमरजेंसी लागू करके, उस समय पार्लियामेंट नहीं चल रहे हैं, उस समय कैबिनेट भी किचन कैबिनेट था इंदिरा गांधी का, और इमरजेंसी लागू करके 1976 में संविधान का प्रियम्बल को चेंज करने का काम किया। वो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुए हैं। इतना हमला किया, बाबा साहब का नामो निशान खत्म करने के लिए संविधान को बार बार हमला किया। और हमारे जो SC ST कम्युनिटी के लोग, हम लोग जरूरत से ज्यादा सीधा हो गया है, बेवकूफ बना करके उसी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। मैंने कहा, हमारे जाति के लोग कोई भी अगर कांग्रेस को वोट देता है, मैं तो उससे बात नहीं करूंगा, लेकिन साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आत्मा को कितना चोट पहुंचेगा। ये हम आसानी से कैसे बेवकूफ बन सकते हैं? या हमारा संगठन में कोई ये माओवादी लेफ्टिस्ट घुस गए क्या, जो हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? हम लोगों को गुमराह करने के लिए कौन लोग हैं? इतना देखा देखे, ये कोई 1000 साल पुराने बात नहीं है। यह अभी अभी 20, 30, 40 साल, 50 साल का पहले का जो घटना है, हमारे आंखों के सामने में जो सब कुछ हुए हैं, और हम इतना भोला है, हम बेवकूफ बन गए। उसी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जिन्होंने बाबा साहब को इंसल्ट किया, हमारे बुद्ध धर्म को बिल्कुल किनारा कर दिया, संविधान को हमला किया, उसी के वो जो युवराज राहुल गांधी को कंधे में बिठा करके प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस जिंदाबाद करके उनको वोट दे रहे हैं हमारे लोग। ये ऐसे कैसे हो सकता है? इतना जरूरत से ज्यादा बेवकूफ बनना नहीं चाहिए, नहीं तो हमको हजारों साल तक जैसे कुचला गया वो कुचलते रहेंगे अगर हम बेवकूफ बन जाएंगे। बाबा साहब ने क्या कहा कि हाथ में किताब जरूर होना चाहिए, पांव में जूता हो ना हो, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, समझदारी होना पड़ेगा, हम अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। हमको बेवकूफ बनाने से नहीं होगा। आज हम चाहते हैं कि हम सिर्फ रिजर्वेशन के बदौलत नहीं, हमारे में क्षमता होना चाहिए। आज मैं अगर कैबिनेट मंत्री हूं और काम नहीं कर पाएगा तो लोग हम पे हंसेंगे, ये रिजर्व कैटेगरी से आया है, मंत्री तो बन गई है, समझदारी है ही नहीं है, लोग हंसेंगे। इसलिए हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमको कोई दबा ना सके। पार्लियामेंट में हम अपना भाषण देते हैं, देश दुनिया में हम जाते हैं, तो भी ऐसा लगना चाहिए कि ये लोग अपने दम पर, अपने मेहनत से, एक काबिलियत पर इस पद पर पहुंचे हैं। इसलिए हर एक हमारे समाज के लोग खड़ा होना चाहिए। सारा देश का ट्राइबल्स, सारा देश का हमारा जो अल्पसंख्यक लोग हैं, खास करके बौद्ध समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जितने भी लोग हैं, मेहनत करने का ये हमारा पल है। इतना अनुकूल सरकार, आज ओबीसी के लिए संवैधानिक दर्जा दिया,
हमारे लिए एक अनुकूल सरकार देश में है, तो ऐसा समय में इसका फायदा उठाना चाहिए। बहुत सारा काम करना है। चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से पूरा बात हो गई है। ये जो हमने बताया वो तो मैंने कम बताया है, कई चीज़ें करना है। और भारत सरकार में तो मैं बैठा हूँ, हमारा समाज के लिए जो काम करना हम तो करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने पैरों पर भी खड़ा होना चाहिए। और अशोक सम्राट, राजा कनिष्क, हर्षवर्धन, ये 3 महाराजा जो हमारे देश में पैदा हुए, उनके जाने के बाद किसी राजा ने बौद्ध समाज के लिए बुद्ध का संदेश को पहुंचाने का काम नहीं किया। और फिर भारत इतने साल तक गुलाम रहे। आज़ादी मिलने के बाद भी 60 दशक तक किसी सरकार ने हमारा समाज के लिए नहीं सोचा। आज इतने हजारों साल बाद फिर नरेंद्र मोदी जी के नाम से इस देश का प्रधानमंत्री ने बुद्ध का संदेश को पूरा दुनिया में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग एकजुट होकर के मजबूत से खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों के प्रति मैं अपना सम्मान, अपना भाव प्रकट करते हुए, आपने इतना भव्य कार्यक्रम कम समय के अंदर में आपने रखा है, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आखिरी में बुद्ध भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको खुशी रखे, हम सबको अच्छा मेहनत करने का ताकत दे, बुद्धि दे, ताकि हम अपने लिए भी, अपने देश के लिए, समाज के लिए काम कर सके। हमारे बीच में भंटे सब आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। आपके प्रति भी मेरा सम्मानजनक नमन। विदेशों से भी हमारा जो भिक्षुणी आए हैं उनके प्रति